G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर दहाड़ का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारत एक ऐसा अनाउंसमेंट कर चुका है जिससे दुनिया हक्की बक्की रह जाएगी। ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को कम करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए G20 के 3 बड़े मुल्क जो है वो इस वक्त साथ आ चुके हैं। अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए वन फैमिली वन फ्यूचर पर फोकस करते हुए अब भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर हामी भरती है। भारत यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अब शुरू होने वाला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कनेक्टिविटी को बढ़ाना प्राथमिकता था, जिसे पूरा करने की पूरी कोशिश यहां पर हुई है। Corridors through the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Excellencies, I would now invite the leaders to make their remarks. First, we will have the Honorable Prime Minister of India with his remarks. Your Highnesses, एक्सेलेंसीज, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सेलेंसी चांसलर शोल्च, हर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल। तो ये समावेशी, हर तरीके से सबका साथ लेकर सबके विकास के लिए आगे बढ़ने का पथ है
जो मुकर्रर किया जा रहा है G20 के इस मंच से, और बार बार विरोधियों की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से ये कटाक्ष किया जा रहा था कि देखिए कोई फायदा नहीं होता ऐसे मंचों का जब तक एक साझा स्टेटमेंट या घोषणा पत्र जो है वो नहीं आ जाता है। जब तक सारे देश एक पेज पर नहीं आ जाते हैं कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे न जाने कितने आयोजन करते रहिए, अमेरिका चाइना को नहीं देखेगा, चाइना रशिया को देखता रहेगा, रशिया अमेरिका को नहीं देखेगा और कुछ नहीं आप कर पाएंगे। और अब क्या हुआ है, खबर ये आई है कि ये लीडर्स का जॉइंट डिक्लेरेशन आ चुका है। इस तस्वीर को देखकर बहुतों का मन चोटिल हो जाएगा। इस जॉइंट स्टेटमेंट को देखकर, इस जॉइंट डिक्लेरेशन को देखकर बहुत लोग मायूस हो जाएंगे। लेकिन आज बात हिंदुस्तान के बढ़ते प्रभाव की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तमाम अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट मिनिस्टर जयशंकर, ये उनका सक्सेस है, ये उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि सारे मुल्क एक पेज पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये जॉइंट डिक्लेरेशन उसका जीता जागता सबूत है। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जनरल राज कादियान, रक्षा विशेषज्ञ समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद शुक्ला जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला रिएक्शन मैं शहजाद आपसे चाहती हूं, और मुझे लगता है रिएक्शन से पहले तो आपके चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान होगी, वो आ जाएगी, और उसके बाद आपके रिएक्शन आएंगे जॉइंट डिक्लेरेशन पर भी, और जो इस वक्त इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ये दोनों हिंदुस्तान के लिए बहुत खूबसूरत, शानदार और दमदार खबर है। देखिए रूबिका जी, आज तो 140 करोड़ लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन है, और मैं तो कहूँगा संपूर्ण मानवता के लिए उपलब्धि का दिवस है। शुरुआत कैसे हुई आज के दिन की? अफ्रीकन यूनियन, जिसके 55 देशों को G20 में अधिकृत रूप से परमानेंट पोजीशन देकर, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा हम लोग देश में तो देखते ही हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। तो आज G20 G21 में तब्दील हो चुका है, और ये भारत की अध्यक्षता में हुआ है। और देखिए कितना सुंदर संयोग है कि जिस ग्लोबल साउथ की पैरवी करने के लिए, जिस सेतु को बनने के लिए भारत को एक प्रकार से टकटकी लगाए पूरी दुनिया, विकासशील दुनिया देख रही थी, तो विकसित देशों के सामने खड़े होकर विकासशील और विकसित देशों के साथ एक पुल बनने का काम अगर किसने किया तो भारत ने किया। और किस पैमाने पर किया? देखिए, एक तो विकास का पताका हमारा कई वर्षों से, अब 7-8 वर्षों से लहरा रहा है ब्रह्मांड में, कि किस प्रकार से IMF ने भी माना है कि हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हम मॉर्गन स्टैनली ने भी माना है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, 10th से 5th पोजीशन पर आ गए। फिर हमारा विज्ञान का पताका है, जो अब शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा पर आप देखती हैं, वहां पर भारत का तिरंगा जब लहराता है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर। परंतु आज भारत के विश्वास के पताके की उड़ान देखिए, उड़ान इस प्रकार की कि न केवल जॉइंट स्टेटमेंट आता है, न केवल दिल्ली डिक्लेरेशन आता है, परंतु जॉइंट एक्शन किस प्रकार से होता है। रूबिका जी, आज जो ये G20 का समिट दिल्ली में हुआ है, आउटकम के रूप में देखें तो 112 आउटकम्स हुए हैं, जबकि प्रीवियस जो G20 हुआ करते थे उसमें मैक्सिमम 50 to 60 आउटकम डिक्लेरेशन होते थे। इसमें 112 आउटकम डिक्लेरेशन, मतलब दुगने काम को करने का काम G20 भारत में किया गया है। अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने का काम किया गया है, जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ की कंसर्न्स को आगे रखने का काम किया गया है, और जिस प्रकार से साफ साफ तरीके से अलग अलग मुद्दों पर, चाहे क्लाइमेट चेंज हो जिससे विश्व जूझ रहा है, चाहे वो डेट फाइनेंसिंग हो जिससे विश्व जूझ रहा है, खासकर जो ग्लोबल साउथ के देश है वो जूझ रहे हैं, जिस प्रकार से फाइनेंशियल इश्यूज हो, या जिस प्रकार से दोनों विकसित और विकासशील देशों में जो अनबन बनी रहती है कई मुद्दों को लेकर, उस पर एक मार्ग तैयार करने का पूरा रोड मैप बनाना हो, तो वो भारत ने किया है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग अच्छी चीजें होती है तब भी काला टीका लगाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कम से कम आज के दिन पर 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, पर जो आदत से मजबूर होते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। उनको तो केवल वन फैमिली देखना है। हम कहते हैं वन अर्थ इज वन फैमिली एंड वी हैव वन फ्यूचर। जिनको अपना फ्यूचर और पूरा अर्थ एक फैमिली में दिखता है, वो उस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। जो पूरे ब्रह्मांड को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखता है, वो मानवता के लिए सब। आप जो बात कह रहे हैं वो 100% सच है। और अभी जो यहाँ पर इस वक्त
भारतीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस बात पर तो आज 100% वो अग्री करेंगे कि जो आज डिक्लेरेशन आया है उसमें ये देखिए, इससे पहले मुश्किल था, नहीं आ पाया था, दोनों तीनों देश जो हैं वो एक पेज पर नहीं आ पाए थे। मैं सुपर पावर्स की बात कर रही हूँ। G20 2022 की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो यूक्रेन रूस जंग पर सहमति बन ही नहीं पाई थी। रूस और चीन ने बयान से खुद को अलग कर दिया था, लेकिन ये जो घोषणा पत्र हैं कुछ मैं आपको जो आज इस बार पहली मर्तबा हुआ उसके बारे में बता देना चाहती हूँ। एक तो G20 पर आम सहमति पर काम करने पर सहमति बन गई है। सभी की सहमति घोषणा पत्र के लिए जरूरी थी और सबको एक पेज पर रखा गया है। दिल्ली घोषणा पत्र में आप सुन लीजिए, 4 बार रूस यूक्रेन जंग का जिक्र किया गया है, दोनों को युद्ध रोकने की सलाह दी गई है। आप ये बताइए कि जो भी मुल्क यहाँ पर मेहमान के तौर पर आया, आप अगर बात करें रशिया की, जो रक्षा मंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं लावरेव, और जो विदेश मंत्री भी हैं, वो अगर ये कह देते कि भाई मैं तभी आऊँगा जब आप बिल्कुल यूक्रेन का जिक्र नहीं करेंगे, मैं आ जाऊँगा, या रशिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से कोई भी ऐसा अड़ंगा जो है लगाया जा सकता था। लेकिन ये हमारा सक्सेस है कि हमने इन सारे के सारे मसलों पर एक सहमति, एक राय हर देश की लाकर एक पेज पर रख दी है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल 37 पेजेस हैं, 83 पैराग्राफ है। यूक्रेन का जिक्र 5 मर्तबा, रूस का 3, युद्ध का 4 और गरीबी का 5 मर्तबा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर जो खास मेहमान है उनमें जनरल राज कादियान भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली दफ़ा भारत 24 पर आपसे इस तरीके से मैं रूबरू हो रही हूँ, सो एक्स्ट्रा वेलकम है। लेकिन आज की तारीख में जो ये जॉइंट डिक्लेरेशन, साथ में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमें लग रहा था कि बढ़िया आयोजन हुआ है, बहुत शानदार आयोजन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है हर घंटे के साथ हम उस पिछले वाले रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। जनरल कादियान। रूबिका जी, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है भारत के लिए। भारत ने वो सफलता हासिल की है जो कि इतनी बड़ी ग्रुपिंग G20, जहाँ के दुनिया के अलग अलग कोनों के देश होते हैं, सबके कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना और एक समझौता हासिल करना, इसमें पूरे तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जो सहायक डिप्लोमेट्स हैं उनकी कामयाबी का ये सबूत है। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, विपक्ष अपने तरीके से था, पहले भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बाइडेन भी जब कहते हैं 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बादशाह है। वो हमेशा कहते हैं सबको साथ लेके चल, सबका विकास, सबका साथ। लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। मिडिल ईस्ट का फ्यूल पर, फॉसिल फ्यूल पर इंटरेस्ट है, हाँ। और लोगों का क्लाइमेट चेंज पर है, लेकिन सबको एक। पर जनरल, आपके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा ना कि जॉइंट डिक्लेरेशन, वो भी इन दोनों मुल्कों को एक साथ एक पेज पर कैसे ले आया गया है। मैं उसके बारे में आपके मुख से जरूर सुनना चाहूंगी। नहीं, सबसे बड़ा जो मुद्दा था जिस पर आशंका थी वो यूक्रेन वार का था। हाँ। भारत का स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है कि हम वायलेंस नहीं चाहते, हम चाहते हैं हर मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। भारत ने पहले भी 2-3 बार ऐसा ही कहा है, इंटरनेशनल फोरम पर भी कहा है। आज भी वही बादशाह बोली गई है, रशिया का नाम नहीं है बीच में, बल्कि रशिया के फूड ग्रेन को एनकरेजमेंट दी जाए वो बात कही गई है, जिसमें किसी ने कोई एतराज नहीं किया है। पश्चिमी देशों ने भी कोई एतराज नहीं किया है, जो माना जाता था। मैक्रोन भी चलने से पहले बोला था कि हम रशिया को एग्रेसर ठहराएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कामयाबी सिर्फ भारत की। बेहद बड़ा ऐतिहासिक मौका है और हमें सबको अपने प्रधानमंत्री की सफलता पर खुशी होनी चाहिए। और शहजाद पूनावाला समीर जी कह रहे हैं कि वो काला टीका, कई ऐसे महानुभाव है जिन्होंने मुझे ये कहा है कि रूबिका जी, सनातन धर्म में जब आप यज्ञ कर रहे होते हैं तो कुछ विघ्न संतोषी होते हैं, तो वो अक्सर इस तरीके से किसी ना किसी
किसी ना किसी मसले को जरूर उठाएंगे, पर उस तरफ देखना नहीं है। सच्चाई ये है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर आज हिंदुस्तान उभरने में, वहां उस वैश्विक मंच पर खड़ा होने में कामयाब हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आज पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज G20 में जिस तरीके से घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी जिस दिशा में इस G20 को ले जाना चाहते थे और पूरे देश के लिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का जो जिक्र किया था, मुझे लग रहा है पूरी दुनिया ने उसे माना और G20 ने खास तौर से इससे माना है। मैं जो बाइडेन को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ। जून 2016 में प्रधानमंत्री यूएस गए थे, उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे वहाँ कर, और जब उन्होंने कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था अमेरिकन कांग्रेस को, तो उसके बाद जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था हंस के कि मेरे देश की जनता का समर्थन मेरे साथ है, इसलिए मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी 23 जून 2023 को दूसरी बार जब अमेरिकन संसद को संबोधित करने गए, तब जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके थे। तो जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से फिर कहा कि इस बार तो आप दुगनी ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी देश की जनता ने मुझे दूसरी बार प्रचंड बहुमत दिया है, इसलिए मैं प्रचंड ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मेरा समय का हर पल और मेरे शरीर का हर कण देश के लिए समर्पित है। हम डे 1 से एक तो काले टीके का जिक्र कर रहे हैं, हम विघ्न संतोषी का जिक्र कर रहे हैं, फूफा जी का भी एक जिक्र हो रहा है, और अभी ग्लोबल टाइम्स की तरफ से एक ट्वीट आ गया है। शहजाद, बस वो ट्वीट मैं जरा दर्शकों को बता दूं और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जैसे ही अमेरिका भारत में सप्ताह के एंड में चल रहे ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने मध्य पूर्व रेलवे योजना को आगे बढ़ा रहा है, चीनी विशेषज्ञ इसकी विश्वसनीयता और इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वॉशिंगटन ने दूसरे देशों के लिए प्रतिज्ञा शुरू की है और इस क्षेत्र में केवल उन पहलों की गति खोने के लिए या उस मोमेंटम को लूज करने के लिए ही इस तरीके के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लगातार लेता रहता है। ये बता रहा है कि ग्लोबल टाइम्स को वन बेल्ट वन रोड वाली उसकी जो चुनौती है वो स्वीकार नहीं हो रही है। वो इस परेशानी को कैसे डील करता, तो सबसे पहले एक ट्वीट आया है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा साहब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, शहजाद, मैं आपका रुख करूं उससे पहले जितेंद्र कुमार ओझा जी, देखा आपने ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट आ गया है। देखिए, बार बार बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारत जो है ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में इमर्ज किया है। मेरे ख्याल से साउथ वर्ड अडॉप्ट कर दीजिए, हम ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज किए हैं। साउथ के प्रति हमारी बहुत सेंसिटिविटी है। हाँ, साउथ के प्रति हमारी बहुत सेंसिटिविटी है। एक सभ्यता के रूप में भी हमारा सबसे पुरानी परंपरा रही है ह्यूमनिस्ट बेस होने। आप देखिए, वेस्ट एशिया हो या इवन यूरोप हो, बहुत सालों तक उनके पास युद्ध भी होता था तो उसमें सिविलियंस की हत्या कर दी जाती थी, शहर के शहर बर्बाद कर दिए जाते थे, इतनी ऑर्गेनाइज स्लेवरी थी। तो देखिए, बहुत बुरा समय हमने देखा है एक सभ्यता के रूप में, लेकिन हम दोबारा उठकर आ रहे हैं। मोदी जी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनका जो विजन है वो विजन भारत की सिविलाइजेशन को जगाने का है और भारत की आत्मा को जगाने का है। दुर्भाग्य है कि पॉलिटिकल व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी कमियां हैं कि जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर भी सरकार, ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी और इंटेलिजेंसिया डिफर कर रहे हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन जो कह रहे हैं कि जो भी बातें हुई हैं, इसमें सिर्फ टेक्निकलिटी की बात नहीं है, डिप्लोमेसी की बात नहीं है, हमारे प्रति दुनिया में विश्वास है। आप ह्यूमन बिहेवियर पढ़ें, हार्वर्ड के साइकोलॉजी के भी लेक्चर्स को पढ़ें, वो भी कहते हैं कि देखिए, कम्युनिकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी विश्वसनीयता क्या है। तो उसमें देखिए कि पश्चिम कहता रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। चीन का अगर पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस ही देखे तो उसमें डिसेप्शन है, ट्रेचरी है, कोर्शन है। इन तमाम चीजों में भारत एक दुनिया को एक बेहतर दुनिया का संदेश देते हुए, एक ह्यूमनिस्ट फेस देते हुए इमर्ज करके आया है और ये इससे साबित होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आती हैं। एक मजबूत गवर्नेंस मॉडल की भी जिम्मेदारी आती है और दूसरा, बाहर में ऐसे कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत आती है कि जहां हम अपने इंटरेस्ट को और दुनिया के दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को
सैनिटाइज करें और एक बेहतर दिशा में चले। तो जितेंद्र जी, अगर मैं इनको 2 लाइनों में समेटने की कोशिश करूं आपके इस एनालिसिस को, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब तक जितने भी डेवलप्ड नेशन थे, जितने भी विकसित देश थे, वो विकासशील देशों से सिर्फ लेना जानते थे, उनको कुछ दिया नहीं गया था। आज की तारीख में मोदी उभर कर आए उस लीडर के तौर पर जो कह रहे हैं, देख दोस्त, दोनों मिलकर काम करते हैं, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और उसमें मेरा भी फायदा है। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद शुक्ला जी। हम दोनों का ही फायदा नहीं है, पूरी दुनिया का फायदा है। हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इसीलिए तो ये मामला वन अर्थ वन फैमिली, इस पर चर्चा हो जाए कि देखिए ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, हम सबका मामला है। मिलजुल कर काम करते हैं, डरा धमका कर नहीं और किसी छल कपट के साथ नहीं। देखिए रुबिका जी, मुझे लगता है कि जो बात कही जा रही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री से सीखने के लिए ही नहीं तैयार थे। ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये मोदी के कारण कवर हुआ है। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत सारे मसलों पर डील करने के लिए तैयार। तो ये जो अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री, इन तीनों का है, ये लिंकेज मोदी के कारण स्थापित हुआ है। और ये लिंकेज अगर ग्लोबल साउथ उसका एक हिस्सा है तो डेवलप कंट्रीज उस भी एक हिस्सा है। हाँ। हम डेवलप कंट्रीज से एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाते कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो उन देशों का विकास होगा जो ग्लोबल साउथ, जिनको कहा जा रहा है कि वो अल्प विकसित देश हैं, वहाँ पर बहुत सारे कारणों से। जी मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी ये जो ये नया इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी घोषणा हुई है, ये क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है? शहजाद, क्या आप ये दर्शकों को समझा पाएंगे? और इनफैक्ट मैं सबको ये मौका दूंगी कि आप आसान शब्दों में भारत 24 के दर्शकों को बताएं कि ये एक तो हमारा जॉइंट डिक्लेरेशन सबको समझ में आ गया है G20 का, दूसरा ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी जिक्र हुआ है, ये क्या चीज़ है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए? ये सवाल मुझसे है क्या? जी जी जी। पहले तो रूबिका जी, आपके प्रीवियस वक्ता ने ग्लोबल साउथ के टर्मिनोलॉजी पर थोड़ी सी उन्होंने असहजता महसूस की, पर मैं बोलूं क्यों मुझे ये टर्म बड़ा पसंद है। ग्लोबल साउथ को हिंदी में अगर अनुवाद करो, उसको ट्रांसलेट करो तो होता है वैश्विक दक्षिण। और दक्षिण शब्द का जो मूल है वो 2 है। दक्ष मतलब जिसमें एक्सपर्टीज हो, और दक्षिणा जो ब्लेसिंग देता है। अरे नॉर्थ वाले मतलब जो ग्लोबल नॉर्थ है वो उत्तर खोज रहे हैं, और उत्तर उनको ग्लोबल साउथ अर्थात दक्ष लोगों में और दक्षिणा देने वाले लोगों में ही मिलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं करता हूं। हम ग्लोबल साउथ के प्रखर प्रवक्ता भी बनकर उभरे हैं और आज ग्लोबल साउथ की बात को जिस प्रकार से रखने का काम और अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने का काम किया है। अब जहाँ तक दूसरी बात है, देखिए कुछ देशों को और उनके प्रोपेगेंडा एजेंट्स, चाहे वो वहाँ से पब्लिश होते हो या चाहे वो कहीं और से पब्लिश होते हो या कहीं और जाकर वो पब्लिश करते हो, इन तीनों को ही असहजता महसूस होनी लाजमी है। क्योंकि आज आपने देखा होगा जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से भी टेररिज्म पर, हालांकि ये सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म नहीं होता, G20 एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, हालांकि उस पर भी टेररिज्म और नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म को लेकर जिस प्रकार की बातें सभी देशों ने एक स्वर में कही है, तो उससे भी कुछ लोगों को बुरा लगना लाजमी है। अच्छा, दूसरी बात, आप परिकल्पना और सोच का अंतर देखिए। एक सोच ये है, हाँ, जो कहती है और जिसकी सराहना कुछ इस देश के नेता भी करते हैं, 1 बेल्ट 1 रोड, मतलब कि ये सीधा सीधा न केवल देशों के संप्रभुता पर हमला करने वाली सोच है, बल्कि 1 बेल्ट 1 रोड कहां से जाता है? पीओके से, जो कि हमारी टेरिटरी है। ये हमारी टेरिटरी पर भी 1 बेल्ट 1 रोड का इनिशिएटिव करना चाहते हैं, और ये इसको कुछ लोग हमारे देश के भी अच्छा प्लान मानते हैं। और दूसरी ओर जो हम लोग इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, हमारी मूल सोच है 1 अर्थ 1 फैमिली। और इस 1 अर्थ 1 फैमिली की परिकल्पना यह है कि किस प्रकार से सप्लाई चेन्स को और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बिना किसी की संप्रभुता, हाँ, बिना किसी के आर्थिक चुनौतियां पैदा किए हुए उसको सुनिश्चित किया जाए। यही अंतर है 1 बेल्ट 1 रोड एंड 1 अर्थ 1 फैमिली। हमने एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड मॉडल दिया है जिसके साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है, और उस मॉडल के साथ मुझे लगता है पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई नहीं खड़ा। और आखिरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहना जरूरी है रूबिका, आज एक और चीज का बड़ा विजयी
पताका लहरा रहा है। आपने देखा जहां हैंडशेक हुआ, वो हैंडशेक किसके सामने हुआ? कोणार्क के चक्र के सामने, उसको काल चक्र भी कहते हैं। इसमें कितना बड़ा संदेश है देखिए। एक संदेश तो यह है कि भारतीय संस्कृति का वहां पर परिचय मिला, दूसरा संदेश यह है कि भारत की विज्ञान का, और उस विज्ञान का आज भी परिचय इसरो के माध्यम से चंद्रयान 3 और आदित्य L1 में मिलता है। परंतु उस समय पर यही काल चक्र या कोणार्क के चक्र से सूरज और चंद्रमा की दिशाओं को देखकर समय बताने की कैपेबिलिटी थी, तो वो भारत में थी। और तीसरा देखिए कि भारत के सनातन परिचय का ऐसा डंका है कि ऋषि सुनाक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उस देश के प्रधानमंत्री जो 200 साल हम पर हुकूमत करता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में भी सनातन का परिचय, और वो यहां पर आकर कहता है तो मैं गर्व से हिंदू हूं कहता है। और कुछ लोग यहां पर है जो सनातन समाप्ति और हिंदू का जन्म कब हुआ इस प्रकार की बातें उठाते हैं। परंतु दुनिया किस प्रकार से विकास, विज्ञान, विश्वास और भारत की सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम से लेकर भारत के कोणार्क तक किस प्रकार से उसमें विश्वास जता रही है, उसका सुंदर परिचय आज देखने मिला। तो ये G20 के बहुत संदेश है, और इससे कुछ देशों के पेट में दर्द होना और उनके समर्थकों के पेट में दर्द होना ये लाजमी है, और उसका इलाज नहीं किया जा सकता है। आप जो है ओके, मेरे ख्याल से ओझा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं समीर जी आपका रुख करती हूँ। प्लीज गो अहेड जितेंद्र जी। नहीं, मैं शहजाद जी की बहुत तारीफ करता हूँ, और जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ यही भारतवर्ष की खूबी है कि हमारा जाति धर्म कुछ भी क्यों ना हो, हम अपने भारतीयत्व पे बहुत गर्व करते हैं। लेकिन एक छोटा सा उन्होंने मुझे डिफर किया, तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी का एक लोग जिक्र कह रहे थे कि कभी वो कहते थे कि यू मे बी राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, बट व्हेन इट गेट्स डाउन टू कंट्री और मदर इंडिया वी हैव टू बी टुगेदर। किसी ने कहा कि मैं टाइपिस्ट हूँ, तो ऐसा डिफरेंस नहीं कीजिए। मैंने ग्लोबल साउथ के संदर्भ में यही कहा कि देखिए, साउथ के प्रति हम संवेदनशील हैं। साउथ के लीडर हमारी बहुत सभ्यताएं पुरानी है। आपने खुद कहा कि सभ्यताओं की जड़ें हमारी बहुत पुरानी है। हम किसी समय में युद्ध में, वायलेंस में विश्वास नहीं करते थे। किसी समय में हम बहुत ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी बन गए थे और कुछ दिक्कतें आई, तो हम साउथ के लीडर बनने के बजाय दूसरी एक और बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहता हूँ रुबिका जी, कि जो अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में जो चीन का दखल है, उसके पीछे बहुत गहरी बात है। 2-3 साल पहले अमेरिकन जियोलॉजिकल सोसाइटी ने एक इशू किया, एक नोटिस, कहा कि दुनिया के 35 रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे हैं जिन रेयर अर्थ एलिमेंट के बगैर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन संभव नहीं है। उसमें 16 में चाइना की 80 से 90% मोनोपोली थी। यहां तक कि चाहे वो टोमाहॉक मिसाइल्स हो या स्टेल्थ फाइटर्स हो या इवन F-35 एयरक्राफ्ट हो, उन तमाम चीजों में इस RAE का जिक्र था। चाइना ने किया क्या है कि बहुत अजीबोगरीब तरीके से इन देशों में ऑटोक्रेट्स को प्रॉपर किया है, उनके मोनोपोलिस्टिक एक्सेस ले लिया है। और इससे होगा क्या, यही लिथियम पे देखे या कॉपर पे देखे, हाई ग्रेड कॉपर पे देखे, सिर्फ और सिर्फ DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में $124 बिलियन उन्होंने अपने स्टेट ओन कंपनीज को दिया है इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। तो इससे होगा क्या कि आने वाले समय में जो ऋण का मकर जाल है, चाइना पर डिपेंड करेगी। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए ताकि सभी को समझ में आए। तो इससे होगा क्या कि ये सिर्फ साउथ ही नहीं, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए चाइना पे डिपेंड करना पड़ेगा। चाइना के इंटरनल टर्मोइल से पूरी दुनिया को दिक्कत हो सकती है और सभी की प्रोग्रेस रुक सकती है। ये काफी सोचने समझने पढ़ने के बाद जो है ये मेरा असेसमेंट है, और दुनिया के जो सबसे इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने के बाद ये असेसमेंट है। और भारत में वो परंपरा ही नहीं है, थोड़ा नेताओं को समझना चाहिए। कहा जाता है हमारी परंपराओं में एक चीज और है, राजा पूज्यते राजस्य विद्वान पूज्यते सर्वत्र। तो जो लोग स्पेशलिस्ट है किसी विषय के, उनको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। ये भारत की परंपराओं में है। ये वेस्ट एशिया की मुगलई परंपराएं हैं कि जिसके पास ताकत है वही विद्वान है। इस सोच से हमें बचने की जरूरत है। धन्यवाद रुबिका जी। ऑलराइट, समीर जी, सुना आपने, जितेंद्र कुमार ओझा ने अपनी सारी बातें यहाँ पर रखी है। उन्होंने कहा है कि कुछ जगह पर अगर किसी सजेशन की जरूरत हो तो उसे लेने से कतराना नहीं चाहिए। हैविंग सेड दैट, बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? क्या इकोनॉमिक कॉरिडोर को आप एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय मानते हैं कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करवाने को बड़ा टेक अवे मानते हैं, या फिर अभी आप इंतजार कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक आज मोदी जी ने, मुझे बोलना है ना? जी जी जी। हाँ, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक चले हैं।
एक तो अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलवाने में सफल रहे प्रधानमंत्री मोदी, जिसका उनको सभी देशों ने समर्थन किया, और दूसरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए। बेसिकली अमेरिका और भारत और दूसरे देश इस बात को बेहतर तरीके जानते हैं कि जिस हिसाब से इकोनॉमिक के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में चाइना लगातार दुनिया में अपनी दादागिरी और दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको चुनौती देने के लिए, उसके सामने एक विकल्प के रूप में खड़ा रखने के लिए मुझे लग रहा है एक बेहतरीन प्रयास था और मास्टर स्ट्रोक में देखा जा सकता है। देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने 100 से ज़्यादा देशों को 85 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा दिया। वो कर्जा देने के बाद उसके जो टर्म्स और कंडीशन ऐसे रहते थे कि वो उनके संसाधनों को लूट लेता था, उनके बंदरगाहों को ले लेना, उनकी माइंस को ले लो, उस देश पर कब्जा कर लो। तो भारत ने यह बात बहुत महसूस किया, जो गरीब और अविकसित देश थे, जो आगे बढ़ना चाहते थे, चाइना ने उनको पैसा देकर उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी आर्थिक रूप से। मुझे लग रहा है यह बात अमेरिका ने भी समझी और भारत ने बहुत जल्दी इस बात को समझा, और शायद अफ्रीकन यूनियन को जो आज जो 55 देशों को सदस्यता दिलवाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, स्थायी सदस्यता, उसके पीछे कारण भी यही है कि चाइना की नज़र उनके ऊपर थी कि वहाँ मैं पैसा पंप करूँ, वहाँ के आर्थिक संसाधनों को लूटूं और उन देश को अपने गुलाम बनाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य को देखते हुए, चाइना की दादागिरी को रोकते हुए, दुनिया में अपने आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया को गुलाम बनाने और पूरी महाशक्ति बनने और दुनिया का जो संतुलन को बिगाड़ने की चाइना की जो कोशिश थी, ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग ज़्यादा इस मामले में जानकार हैं, जनरल कादियान भी हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल कादियान, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी मास्टर स्ट्रोक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आए, इनफैक्ट इससे पहले आसियान में जाना, तमाम उन 10 मुल्कों से मुलाकात करना जो साउथ चाइना सी में मौजूद है, फिर यहाँ पर इस अफ्रीकी संघ को G20 का हिस्सा बना देना, फिर अभी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सब के सब ऐसा लग रहा है कि चाइना को ये आंखों में आंखें डालकर बताया जा रहा है, लिसन वी नो हाउ टू डील विथ यू। रूपिका जी, संक्षिप्त में दुनिया का इतिहास कॉलोनाइजेशन से भरा हुआ है। आजकल चाइना उसको डेट डिप्लोमेसी के तहत वही कॉलोनाइजेशन चाइना कर रहा है। गरीब देशों को पैसे देता है, वो वापस नहीं दे सकते तो उन पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत देशों के साथ ऐसा कर रहा है, बर्मा है, श्रीलंका है, कॉरिडोर ले लेता है, पाकिस्तान तो है उनकी ग्रस्त में। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा इंटरनेशनल फोरम में, जैसा आपने कहा, बात करते हैं कि दुनिया का विकास सामूहिक तौर पर होना चाहिए, और ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर भी उसी का हिस्सा है। अगर आप सब देशों को साथ मिलाकर चलना है तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी वो डिजिटल भी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, क्योंकि चाइना के वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता तो उन्होंने इस पर एतराज भी किया है, जहाँ तक समाचार आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भारत की जगह दुनिया के नक्शे पर जो होनी चाहिए थी वो बहुत कम समय में ला कर रख दिया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा चंद्रयान अभी भी चांद पर है, और भारत की मान्यता जो होनी चाहिए थी वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व, वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर दुनिया के सामने आए हैं। और ऐसे मुद्दे जो आपस में जिनके इंटरेस्ट क्लैशिंग थी, जैसे रशिया का है, वो रेजोल्यूशन पास करना जिसमें भारत चाहता था कि रशिया का नाम नहीं आए, बल्कि वेस्ट के लिए कम डाउन है कि वो मान गए हैं कि उनके फूड ग्रेन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये ऐसे पेचीदा मामलों को एक प्लेटफॉर्म पर सबके लोगों से मनवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो श्रेय जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब चूंकि आपने यहाँ ये जो आपका अंतिम सेंटेंस था सर, मैं आप पांचों से ये कॉमन सवाल पूछ रही हूँ और 30-30 सेकेंड आप सबको दे रही हूँ। आप मुझे और मेरे दर्शकों को, आपके दर्शकों को, भारत 24 के दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ये पॉसिबल कैसे हुआ है आज की दुनिया में, जहां आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि विश्वास बहुत मुश्किल से मिलता है। इस दुनिया में विश्वास कोई किसी पर नहीं कर रहा है। मैं शायद जनरल कादियान आप पर ना करूं, विनोद जी मुझ पर ना करें, समीर जी शहजाद पर ना करें, शहजाद जी जितेंद्र पर ना करें, हम एक पेज पर आ सकते, पर विश्वास जो कि आई हैव फेथ इन यू, ये बिलीफ है मेरा हिंदुस्तान पर, ये सारे पावरफुल वर्ल्ड के लीडर्स कैसे यकीन कर पा रहे हैं? क्या वजह आपको दिख रही है? 30 सेकेंड, शहजाद आई स्टार्ट विथ यू। विश्वास तब होता है जब केवल जनरल कादियान, मैं आपको 30 सेकेंड दूंगी, मैं पहले शहजाद से शुरू करती हूँ, 30 सेकेंड, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ।
हाँ शहजाद। रूबिका जी, ये विश्वास तब पैदा होता है जब आप खोखले शब्द नहीं बल्कि उन शब्दों पर अमल करते हुए उन शब्दों पर चलते हो, मीन्स यू वॉक द टॉक। और भारत वॉक द टॉक कर रहा है। आप देखिए आज भारत ने जिस प्रकार से केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात नहीं की है, उसको इंप्लीमेंट किया है। 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भारत ने केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात नहीं की है, बल्कि जो 47 साल के टारगेट थे उसको 6 साल में मीट करने का काम किया है। भारत ने केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की, बल्कि कोविन ऐप से लेकर बाकी चीजों को बनाकर दुनिया को प्रस्तुत किया है। और इसीलिए ये वो भारत है। आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। केवल आज की तारीख ने, आज ये डिक्लेरेशन आप देख रही हैं कि दोनों साइड साथ आ गए, परंतु रूबिका जी ये वही भारत है जो एक समय पर रशिया से तेल खरीद रहा है, S-400 खरीद रहा है। आमतौर पर अमेरिका ऐसे देशों पर सैंक्शन लगाता है, बल्कि अमेरिका सैंक्शन लगाना तो दूर, जो नेटो देशों को जो प्रेडेटर ड्रोन बेचता है वो हमें बेच रहा है और F414 इंजन बेच रहा है। तो इस प्रकार से जब आप वॉक द टॉक करते हैं, केवल टॉक नहीं वॉक भी करते हैं, तो मुझे लगता है उस नेतृत्व में उनके मन में अविश्वास जगता है और उसी विश्वास का एक आपको परिचय कि आज दिख रहा है। ओके, तो शहजाद कह रहे हैं भाई कथनी और करनी दोनों को परोसा गया है, इसीलिए वो विश्वास आया है। सभी चौंकाकर आपके 30 सेकंड में यहाँ शुरू कर रही हूँ, आप बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 सी का जिक्र किया था। पहले सी का जिक्र था कोरोना। कोरोना में भारत ने जिस तरीके से दूसरे देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है, मुझे लग रहा है वो पहले सी पे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शित किया। दूसरा सी का उनका कहना था कॉन्फ्लिक्ट। उनका कहना था कि दुनिया में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 2 देशों के बीच में, 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसमें मैं पूरी भूमिका निभाऊंगा कि उनका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो और एक बेहतर वर्ल्ड की और हम मिलकर आगे बढ़े, जिसमें किसी तरह का युद्ध ना हो और हम आपस में समझदारी से आगे बढ़े। और तीसरा सी का उन्होंने जिक्र किया था क्लाइमेट चेंज का। पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से सफर कर रही है, तो विकासशील देशों के कारण, विकसित देशों के कारण विकासशील देश सफर न करें और हम सब मिलकर एक बेहतर जलवायु परिवर्तन पर काम करें और देश को एक स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए करें। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3 सी का जिक्र किया था, उस पर उन्होंने काम किया और इसलिए पूरी दुनिया आज उनके ऊपर भरोसा कर रही है। मिस्टर शुक्ला, क्यों विश्वास कर रहे हैं हिंदुस्तान पर, या फिर हिंदुस्तान के लीडर पर, उसकी कथनी, उसकी करनी और ये जो 3 सी है, इन सब पर यकीन करके ये सारे पावरफुल देश मान गए? मतलब इनको मनाना कोई आसान काम है क्या? योर 30 सेकंड स्टार्ट्स। नहीं, बिल्कुल इनको मनाना आसान नहीं था, लेकिन जो डिलीवरी है वही मैटर करता है। जैसे पेरिस डिक्लेरेशन में कार्बन फुटप्रिंट को लेकर के लंबी बात हुई थी, लेकिन जो लोग उसका हिस्सा रहे उन्होंने ही उसको फुलफिल नहीं किया। भारत ने वो करके दिखाया। तो जो करके दिखा रहा है वो, और उसके अलावा चाहे आतंकवाद को लेकर के लड़ाई रही हो या जिस तरह से डिजिटल इकॉनमी की बात रही हो, ये सारी चीज़ें डिलीवरी करके दिया है। इसलिए लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम G20 शुरू को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे थे, उसके पहले हमने ग्लोबल साउथ का समिट ऑर्गेनाइज किया, सबको वहाँ पर एक साथ लेके आए और सारे समझौते या सारी बातें करके तब हम G20 पर, और इसीलिए जो ये जो समझौते पर साइन हुआ ये इसीलिए संभव हो पाया है कि हमने सबको विश्वास दिया। नहीं होता है, उसकी बाकायदा प्लानिंग होती है, उसका एक मंच तैयार किया जाता है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जब आप दुनिया के सामने ये चीज़ों को रखते हैं तो वो विश्वास कर लेता है आपके। जनरल कादियान, आपका क्या टेक है सर? क्यों हिंदुस्तान पर भरोसा कर रहे हैं ऑल दीज पावरफुल लीडर्स जिनको कोई नहीं मना सकता है? देखिए, आपको भरोसा जब भी होता है जबकि ये डिक्लेरेशन करने वाले अपने दिल से बात करते हैं। भारत हमेशा लोगों की मदद करता है। कोरोना के टाइम वैक्सीनेशन का जिक्र भी हुआ है। हमने फ्री वैक्सीन कैसे लोगों को, जब श्रीलंका में आर्थिक संकट आया भारत ने उनको पैसा दिया। हमने चाइना की तरह उनके कोई पोर्ट नहीं ली बदले में, लेकिन वो निस्वार्थ हेल्प करते हैं। तो मोदी जी उस बात में विश्वास भी रखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो जो आज डिक्लेरेशन हुई है, जो मोदी जी के घर में हुई है, जो भारत में हुई है, लोग उस पर विश्वास करेंगे। वैसे तो अलग अलग कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं सबके, इसमें कोई शक नहीं है। मिडिल ईस्ट को फ्यूल चाहिए, उनकी तो इकोनॉमी वहां से आती है। दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी सबको इकट्ठा ले आना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक किस्म से उपलब्धि है, सफलता है। चीन तो विस्तार में लगा हुआ है। चीन तो अपनी बात करेगा, वो विरोध करेगा कॉरिडोर। मैं आखिरी 30 सेकंड जो है ओझा जी को देना चाहती हूँ। ओझा जी, 30 सेकंड में मुझे ये बताइए, जो जनरल कादियान कह रहे थे
गरीब मुल्क, ये जो ग्लोबल साउथ के मुल्क है, इनको आपने मदद की है, ये तो आप पर विश्वास कर लेंगे कि भाई देखो बुरे वक्त में हमारे साथ हिंदुस्तान खड़ा था। मैं बात कर रही हूँ उन पावरफुल नेशंस की, मैं रशिया की बात कर रही हूँ, फ्रांस की बात कर रही हूँ, अमेरिका की बात कर रही हूँ, जो जॉइंट डिक्लेरेशन में आज साथ है। कैसे यकीन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं भारत पर यकीन? 30 सेकंड सर आपके। जितने लोगों ने मुझसे पहले कहा, मैं इन सभी की बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा कि एक देश के रूप में, एक सभ्यता के रूप में हमारी अपनी विश्वसनीयता हमेशा से रही है कि हम एक ऑल्ट्रुइस्टिक बेनेवोलेंट सिविलाइजेशन या स्टेट है। लेकिन साथ में मोदी जी की छवि उभर के आई है एक मजबूत नेता के रूप में, कोई ऐसी सभ्यता का इंचार्ज जो है, एक ऐसा व्यक्ति है जो मजबूत है। और कई जगह देखें, चाहे आप श्रीलंका में भी देखें या बांग्लादेश में देखें, जब फिलीपींस और चीन का डिस्प्यूट हुआ साउथ चाइना सी में लेके और यूएन इसका आर्बिट्रेशन आया, तो चीन ने उसको मानने से साफ मना कर दिया। भारत और बांग्लादेश का भी इंक्लेव्स पे लेके बहुत डिस्प्यूट था, और ये मोदी जी की सरकार थी जिससे बहुत जेनरोसिटी ने भारत ने उनका साथ दिया। किसी भी छोटे नेबर को या किसी भी मजबूत कमजोर देश को कभी भी नहीं परेशान करने की जो परंपरा हमारी रही, उसकी मदद करने की जो परंपरा रही है, तो इससे विश्वसनीयता बढ़ी। और खास करके आप चीन का देखें कि किस तरीके से छद्म तरीके से उसने एक न्यू कॉलोनाइज कर लिया। वेस्ट का भी एक अप्रोच रहा, रशिया का भी रहा, और भारत एक कॉन्फ्रेंस पे खड़ा है जहां वेस्ट भी उससे आके मिल रहा है, रशिया और ये देश भी उससे मिले। सिर्फ चाइना और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ये आइसोलेट हो रहे हैं, उससे भी नॉर्थ कोरिया से भी हमारा कुछ हो जाएगा, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान बचेंगे। तो इसको देखा जाए कि अपनी क्रेडिबिलिटी है देश के रूप में और नेता के रूप में, और इसी वजह से लोगों ने उनकी बातें मानी। अरसे से दुनिया नजर रखे हुए हिंदुस्तान किस तरीके से डील करता है। शहजाद जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं वाकई वो आपका सवाल लेती, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके फाइन, गो अहेड। आज भारत का नेम प्लेट देखकर कितने लोगों के बर्तन टूट गए? वो आप हमें बताएंगे। बर्तन नहीं, मुझे दिल पता, और जितने दिल टूटे होंगे, बर्तन तो आजकल बड़े मजबूत होते हैं, दिल थोड़े कमजोर होते हैं। इसी पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं। सदा चलता रहे। हाँ, आमीन सुम्मा आमीन। आप देखते रहिए भारत 24, लौटेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर।